हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच चुके थे, मतलब 15 तक कर लिए थे, 16 पर आ चुके हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, 12th का चैप्टर नंबर 4। और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप लोगों के लिए ही नहीं, जो भी 12th में है, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। आखिरकार हम इस सेशन में क्या करेंगे? तो हम इस सेशन में बेस्ट 100 क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट करके लाते हैं और उनको सॉल्व कराते हैं। आप हमारे सेशन के साथ जुड़िए और साथ में बैठिए। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है पहले खुद से करके देखिए और फिर उसका आंसर देखिए। अगर प्रॉब्लम आपने पहले से सॉल्व कर ली तो बहुत अच्छा। अगर आपका कोई नए मेथड से की, मेरे से अलग मेथड से की, तो भी मुझको रिप्लाई करके उसमें बताइए कि हाँ सर हमने इसको इस मेथड से किया, अलग तरीके से किया, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बाकी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। ए प्रोटॉन एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मान लेते हैं भाई साहब इधर की साइड में लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड B, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.5 टेस्ला, ठीक है। अब यहां से एक प्रोटॉन है जो कि एंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है v स्पीड से, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल कितना है? 30 डिग्री का उसका एंगल है। ये एंगल 30 डिग्री है। वेरी गुड। जब वो यहाँ पे जाएगा अंदर तो बताना है। अच्छा, वेलोसिटी उसकी दे रखी है, v की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 20 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द रेडियस एंड पिच लेंथ ऑफ द हेलिकल पाथ। देखो आपको इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज किस चीज़ की? कि जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो अगर 0 डिग्री पे करेगा या 180 डिग्री पे करेगा तो बिना डेविएशन के सीधा निकल जाएगा, क्योंकि उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद दिला देता हूं मैं। जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, अब हम क्रॉस लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? परपेंडिकुलर इनवर्ड। इसके अंदर कोई चार्ज घुसा v स्पीड के साथ और थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल पे जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। बस एक पॉइंट ये याद रखना है आपको, जब भी कोई Q चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर V वेलोसिटी के साथ एंटर करता है तो भाई साहब उस पे लगता है फोर्स। वो फोर्स कितना होता है? तो वो फोर्स होता है QVB साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री, पहले लेक्चर मतलब इससे पुराने वाले लेक्चर्स में, पुराने वाली वीडियो में हम सब डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी याद दिला रहा हूँ। 0 डिग्री है, 180 डिग्री है अगर थीटा की वैल्यू, तो साइन 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, मतलब फोर्स आ गया 0। तो ये पॉइंट पकड़ो। मतलब जब भी आपके पास जो चार्ज होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा और थीटा एंगल पे करेगा, मतलब 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे करेगा तो फोर्स 0 होगा। उसके अलावा 90 डिग्री पे करेगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। कितना होगा? F इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो QVB होगा। और वो किस में घूमेगा? सर्कल में घूमेगा। लेकिन आज तीसरा केस है, अगर थीटा जैसे यहाँ 30 डिग्री दे रखा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो फिर वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा और एंटर करने के बाद वो फिर इस तरह से हेलिकल पाथ पर चलेगा, हेलिक्स में घूमेगा। वो ऐसे जैसे स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग ऐसे यहाँ से ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे ऐसे ये घूमेगा, ठीक है। तो ये घूम रहा है आपका हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ में ऐसे होता है कि जैसे पार्टिकल यहाँ से ऐसे घुसा, देखो ऐसे घुसा ऐसे, तो यहाँ से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे मतलब आगे भी बढ़ रहा है और साथ में सर्किल में भी घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है साथ में सर्किल में घूम रहा है, ऐसे घूमेगा। तो आगे बढ़ता है जो एक राउंड में जितना आगे बढ़ता है
उसको कहते हैं उसकी पिच लेंथ, ठीक है। और सर्किल में घूमता है तो वो उस सर्किल की रेडियस अगर निकाली जाए यहाँ से, सर्कल की रेडियस, तो वो उसके लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू एम इंटू वी। वी कौन सा, लेकिन यहाँ वी वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट कर लेते थे हम, v cos 30 और इधर v sin 30। ये v sin 30, ये v cos 30, तो देखो इसको आगे लेके जा रहा है, और v sin 30 इसको इसके अंदर लेके जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, ये आगे लेके जा रहा है, ये इसको अंदर ले, तो v sin 30 तो इसको सर्कल में घुमाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में, रेडियस के फॉर्मूले में एम वी साइन थीटा आता है और अपॉन में क्यू पी। अगर आपको ये चीज़ ना पता हो तो आप तब तक इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते जब तक आपको ये फॉर्मूला ना पता हो कि जब भी कोई पार्टिकल थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा थीटा एंगल पे, तो वो हेलिकल पाथ में घूमेगा। बस थीटा 0 डिग्री पे होगा, 180 पे होगा तो सीधा निकलेगा, फिर हेलिकल पाथ में नहीं घूमता, फिर सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो सिर्फ सर्कल में घूमेगा, सर्कल में। और थीटा 90 को छोड़ के, 180 को छोड़ के, 0 को छोड़ के कुछ भी होगा तो फिर पार्टिकल हेलिकल पाथ में घूमेगा। तो देखो ये तो 30 है, ना तो ये 90, ना ये 0, ना ये 180, ये 30 है, तो इसका मतलब ये हेलिकल पाथ में घूमेगा। तो ठीक है जी, हेलिकल पाथ में घूमेगा तो उसकी रेडियस का ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होना जरूरी है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। चलो अब यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेते हैं। M पार्टिकल का मास, ओ भाई पार्टिकल का मास कहाँ से लाए, अरे यार प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 ही ले लेता हूँ अप्रोक्स 10 की पावर -27 kg। वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी तो 20 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में साइन थीटा भी है ऊपर, साइन थीटा तो साइन 30, यहाँ पे थीटा की जगह 30 कर लो, चाहे ये थीटा की जगह यहाँ पे 30 डिग्री कर लो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन में क्यू बी, क्यू हो गया इसका चार्ज, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इंटू में बी, बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया क्या 0.5 टेस्ला, देखो ये दे रखा 0.5 टेस्ला। लो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो 1/2 0.5 होता है, 0.5 से 0.5 कट गया, चलो 1.6 से 1.6 कट गया, बहुत बढ़िया। अब बचा क्या ऊपर, ऊपर तो बचा सर 20 इंटू में 20 था ना, ये 20 था क्या, हाँ 20 था, ठीक है। तो 20 इंटू में 10 की पावर -27 और +5 तो 10 की पावर -22 बची, अपॉन में नीचे बची 10 की पावर -19, ठीक है। ये इससे काट दो, -19 से पावर कटेगी तो कितनी बचेगी 20 इंटू 10 की पावर -19 कटेगा तो -3 पावर बचेगी, इतने मीटर। आप इसको 0.02 मीटर कह सकते हो, या फिर इसे साइड उसमें चेंज कर लो mm में, तो 20 mm भी कह सकते हो इसको आप। कैसे, अरे भाई यहाँ मीटर है, 1 मीटर में 10 की पावर 3 mm होते हैं, यहाँ पहले से 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर 3 + 3 -3 कट जाएंगे तो ये 20 mm आ जाएगा। इसका मतलब ये 20 mm के रेडियस में ये पार्टिकल घूमेगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से ये तो आंसर आ गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये जो पिच लेंथ होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पिच लेंथ इक्वल्स टू, पिच लेंथ का फॉर्मूला होता था, याद करो, एक राउंड में ये जितना आगे बढ़ेगा, तो एक राउंड में जितना ये आगे बढ़ता है उसका फॉर्मूला होता है, इसको आगे ले जाने वाला कौन, v cos 30, v cos 30। इस डिस्टेंस इज इक्वल टू, भाई ये आगे बढ़ रहा है तो मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है एक राउंड में, कितनी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एक राउंड का टाइम हो गया ये t, तो ये आ जाएगा v कितना था, पहले टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा इसका t, एक राउंड का पूरा टाइम, एक राउंड का टाइम का फॉर्मूला बोलो क्या था, तो वो होता था 2πm अपॉन में QB, ये होता था एक राउंड का टाइम का फॉर्मूला। तो चलो इसे भी रख लो यहाँ पे, तो 2πm अपॉन QB लिख लो, चलो इसको यहीं, तो ये बन जाएगा आपका
2 पाई, पहले 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 v की वैल्यू लिखो, या पहले चलो सारी वैल्यू लिख लो, v cos 30 की वैल्यू लिख लो √3/2 इंटू टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लो 2 पाई m अपॉन QV। देखो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक इसको सवाल को नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। देखो ये चेक करो, ठीक, इधर का नोट कर लो, इधर का नोट कर लो, फिर इसे करते हैं सॉल्व। हो गया, चलो ये हटा रहा हूँ। चलो जी, अब यहाँ पे P, ये पिच लेंथ का फॉर्मूला होता है v cos थीटा, मतलब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, और इनटू एक राउंड का टाइम। देखो यहाँ से पार्टिकल चला, ऐसे सर्किल में घूमना है उसको और आगे भी बढ़ना है, तो यहाँ से चला, देखो यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे चला, सर्कल में घूमा और आगे भी गया, ऐसे यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ चली इसने, ये वाली लेंथ जो चली, ये है पिच लेंथ। तो एक राउंड में जितना घूमता है, स्प्रिंग को देखा करो ना, स्प्रिंग। तो ठीक है, वही किया हमने, एक राउंड में जितना आगे बढ़ा तो एक राउंड का टाइम निकाल लो, और जितना आगे बढ़ा उसकी डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी, आगे बढ़ाने के लिए स्पीड है v cos 30 ये रही, और इनटू टाइम t, बस उसकी वैल्यू रख दी। चलो अब इसकी वैल्यू रखो, v की वैल्यू क्या थी? v था हमारा 20 इंटू 10⁵ अंडर रूट में 3 अपॉन में 2 इंटू में 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू m इसका मास वही हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास अप्रोक्स यही होता है, और अपॉन में QB, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और B हो गया 0.5। देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ओके, 1.6 से 1.6 कट गया, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे बचा 20, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 10 लिख लो, 5 से इसको काटो तो 2 आ गया। अब देखो ऊपर क्या क्या बच रहा है, ऊपर ये बच रहा है 20 इंटू में √3 इंटू में यहाँ पे 3.14, ओके, फिर आगे यहाँ कुछ 2 और अपॉन में कुछ नहीं, 10 की पावर देखो ऊपर कितनी बच रही है, +5 और -27, तो कितनी बन गई 10 की पावर -22 इतनी बची, और अपॉन में 10 की पावर -19। देखो चेक करो यही बची कि नहीं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके देखते हैं ये कितना बैठेगा। अगर रेशो में निकालना आंसर तो रेशो में निकाल लो, नहीं तो मैं चलो उससे सॉल्व करके दे देता हूँ आपको कि कितना आएगा आंसर कैलकुलेटर से। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन अगर आ गई तो भाई मुझे तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं इन्हें सॉल्व करने में असमर्थ हूँ। ये रहा कैलकुलेटर। चलो जी, क्या था 20 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2, तो ऊपर बन गया 217.28, ऐसा बन गया कुछ। इसको 217.3 भी लिख सकते थे, इंटू 10 की पावर कितनी बची -22 -19, तो माइनस में बच गई कितनी 3 बच गई, इतने मीटर। इसे mm में लिख सकते हो, तो 2127 लगभग यही लिख लेते हैं अप्रोक्स, इतने mm। मीटर में लिखोगे तो ये आएगी, और mm में लिखोगे तो 217 mm के अप्रोक्स आ रही है। यही हमारा बच्चों आंसर है। तो आसान सा सवाल था, बस आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर गड़बड़ होगी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि शायद उनको फॉर्मूला याद ना हो, तो मैं एक बार इसको हटा के उसका फॉर्मूला लिख देता हूं कि फॉर्मूला आखिरकार मैंने क्या यूज़ किया है इसमें। एक बार हटा रहा हूं, हो गया। चलो जी, इसका फॉर्मूला, जब भी फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, फॉर्मूले के बिना काम नहीं बनेगा। आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप उसका सवाल कैसे करोगे भाई, ठीक है। तो आपको मैं एक बार लिखवा देता हूं, जब भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल में एंटर करेगा v स्पीड के साथ, थीटा एंगल में,
तो वो इस तरीके से किसमें घूमता है, हेलिकल पाथ में घूमता है। एक राउंड में ये जितना आगे बढ़ता है उसको तो कहते हैं इसकी पिच लेंथ, और एक राउंड में जो इसका टाइम होता है वो होता है टाइम पीरियड, और एक राउंड में राउंड लगाने में जो वो रेडियस कवर करता है वो होती है रेडियस। तो यहाँ तीन चीज़ों के फॉर्मूले हैं। एक तो रेडियस का फॉर्मूला है कि अगर ये वेलोसिटी थीटा एंगल पे है तो इसके दो कंपोनेंट कर लो, इधर v cos थीटा और इधर v sin थीटा, ठीक है। r रेडियस का फॉर्मूला तो होता है यहाँ एम वी साइन थीटा। ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो इसको अंदर घुसा रहा है, मतलब इसको घुमाने में काम आएगा। और वी कॉस थीटा वाला देखो इसको ऐसे लेके जा रहा है, मतलब इसे इसको सीधा ले जाएगा। तो देखो वी साइन थीटा तो सर्कल में घुमाएगा और वी कॉस थीटा आगे लेके जाएगा। देखो वी साइन थीटा तो अंदर जा रहा है ना, तो वी साइन थीटा तो सर्कल में घुमाएगा, अंदर घुसा रहा है वो फील्ड के अंदर, तो वो तो सर्कल में घुमाएगा, ठीक है। और वी कॉस थीटा इसको आगे लेके जाएगा। तो अब ये दोनों एक साथ लग गए, ये सर्कल में घुमा रहा है, ये आगे लेके जा रहा है, ये सर्कल में घुमा रहा है, ये आगे लेके जा रहा है। तो पार्टिकल सर्कल में भी घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है आर का एम वी अपॉन क्यू बी। तो वी की जगह वी साइन थीटा लेते हैं। एक फॉर्मूला तो ये है, इसका हमने यूज़ किया। दूसरा, ये जब एक राउंड लगाएगा तो एक राउंड में जो इसका टाइम होगा, टाइम पीरियड, वो कितना होगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये हो गया इसका टाइम पीरियड। फिर तीसरा पॉइंट है वो है इसकी पिच लेंथ। तो पिच लेंथ होती है इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चल रहा है, वी कॉस थीटा, और इनटू में एक राउंड में इसको कितना टाइम लग रहा है, टी। तो इनटू में टी, ये होगा इसकी पिच लेंथ का फॉर्मूला। टी क्या है, इसका टाइम पीरियड। तो ये तीन फॉर्मूले हमने यहाँ पे इस सवाल में यूज़ किए थे। पहले आपके पढ़े हुए होने चाहिए तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े होंगे भाई, नहीं पढ़े होंगे तो यार इस चैप्टर में आए क्यों आप बैठने। इस चैप्टर के क्वेश्चन तो तब करने चाहिए ना आपको जब उसकी पूरी थ्योरी आपने पढ़ ली हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सॉल्यूशन। A long solenoid has n turns per unit length of radius r, carries a current I. A particle having charge q and mass m is projected from point on the axis in direction perpendicular to axis. What can be the maximum speed for which the particle does not strike the solenoid? ठीक है, ये थोड़ा सा ना, वैसे क्वेश्चन तो ये इसी टॉपिक का है, पर इसमें थोड़ा सा सोलेनोइड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी सोलेनोइड टॉपिक आगे आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। सवाल समझते हैं, सवाल में क्या बोला है। एक लॉन्ग सोलेनोइड है, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ में है उसके, ठीक है, रेडियस उसकी r है। तो सोलेनोइड किस टाइप का होता है, ऐसा होता है, एक पाइप जैसा होता है, इस तरीके से, लॉन्ग है, काफ़ी बड़ा है, दूर तक है, मैंने यहीं तक बनाया लेकिन और दूर तक। और उस पर क्या होता है, उसके ऊपर ऐसे वायर को लपेट दिया जाता है, ऐसे वायर को रैप कर दिया जाता है इस तरीके से। मैंने तो थोड़ा दूर दूर बनाई है, वायर बिल्कुल एकदम मिल के रैप करते हैं, बिल्कुल एकदम मिला के रैप कर देते हैं उसको इस तरह से, ठीक। यहाँ पे वायर, यहाँ पे इधर वायर, इधर से करंट भेजते हैं आई, इधर से करंट आता है आई, और इसमें घूम के ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे घूम के जा रहा है, ऐसे घूमा, फिर वापस इधर से, फिर ऐसे घूमा, फिर इस तरह से करंट चल रहा है इसके अंदर। इसे कहते हैं सोलेनोइड। चलो ठीक है, करंट घूम घूम के और वापस यहाँ से आ जाता है। चलो जी ठीक है, आगे बोला इसने, पहले इसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लॉन्ग सोलेनोइड में अंदर का जो फील्ड होता है, मान लो ये है इसकी एक्सिस, जो बीचों बीच से लाइन जा रही है ऐसे, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। और यहाँ पर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर का, ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है और कितना होता है। तो डायरेक्शन पता लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर मेरी तरफ आप देख रहे हैं तो ये करंट देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स घुमाइए,
राइट हैंड की फिंगर्स घुमाइए, ये जो थंब है ये पीछे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बी। और कितना होता है तो आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग सोलेनोइड में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड देख लो हर जगह एक जैसा होता है। ये कैसा होता है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है। और कितना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई, ये होता है फॉर्मूला। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि हमें कितना दिया है सोलेनोइड में, एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये सही है, एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है तो यहाँ पे एन की वैल्यू एन ही रखनी है, क्योंकि एन ही दे रखी है, देखो ये रही, और रेडियस इसकी आर दे रखी है, ठीक है। चलो रेडियस की तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में जरूरत पड़ती नहीं है। अब ए पार्टिकल हैविंग चार्ज Q and mass m is projected from a point on the axis in the direction perpendicular to axis। मतलब एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, मान लो पार्टिकल है यहाँ है जिसका चार्ज Q है और मास उसका m है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोजेक्ट किया एक्सिस से, ये एक्सिस हो गई तो उसके एक्सिस से प्रोजेक्ट किया इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मतलब इस तरह से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्पीड, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? मान लेते हैं v होगी, v स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया। अब समझो जरा, सोलेनोइड बीच में एक्सिस, इस एक्सिस पे अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगा हुआ? इस तरफ, इस तरफ। अब उसे ऐसे प्रोजेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ काम कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ऐसे, ये दिख रहा है आपको, और इसके परपेंडिकुलर आपने इस तरह से वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर पार्टिकल वेलोसिटी v 90 डिग्री के एंगल पे चलता है तो किस में घूमता है? वो सर्कल में घूमता है, तो यहाँ पे ये सर्कल में घूमेगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्पीड फॉर विच पार्टिकल डज नॉट स्ट्राइक द सोलेनोइड। मैक्सिमम स्पीड इसको कितनी दे सकते हैं कि ये सोलेनोइड से ना टकराए। अब सोचो 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 सोचो, पार्टिकल यहाँ से चला, पार्टिकल यहाँ से, ये है सोलेनोइड की एक्सिस, बीचों बीच ये पॉइंट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है, ये सोलेनोइड की एक्सिस है, ध्यान से समझना। और इसमें पार्टिकल यहाँ से चला ऐसे, आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पार्टिकल एंटर करता है तो 90 डिग्री पे एंटर करता है तो वो किस में चलता है? वो एकदम से घूमना शुरू कर देता है, किस में? सर्कल में। तो ये यहाँ से सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। अब सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, हम चाहते हैं कि ये इस तरह से चले कि ये इससे टकराए ना, ठीक है। तो पहले तो ये सोचो, जब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, इधर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है और इधर इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड इधर, और वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हो गई वेलोसिटी, मैं लेफ्ट हैंड से बना लेता हूँ, ये हो गई v वेलोसिटी और ये हो गया b। अब पार्टिकल कैसा है? पार्टिकल है किस, चार्ज कितना है इस पर? q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रहा v और ये रहा b, तो v क्रॉस b इस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा इस पर फोर्स। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इस पर फोर्स लगेगा वो क्या करेगा? इसको सर्कल में घुमाएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई पार्टिकल Q चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पर एंटर करता है, 90 डिग्री में एंटर करता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो तब वो सर्कल में घूमता है, कितनी रेडियस के? तो वो r रेडियस के सर्कल में घूमेगा, और वो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? mv/qb। अब एक बात बताओ, ये यहाँ से चला, इस पे लगा इस डायरेक्शन में फोर्स, अब इस डायरेक्शन में फोर्स की वजह से ये क्या करेगा? जैसे यहाँ से चला, ऐसे ऐसे समझो, ये यहाँ से चला ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, इस पे लगा बाहर की तरफ फोर्स, v क्रॉस b बाहर की तरफ बन रहा है, तो बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में लगा फोर्स, तो ये यहाँ इसका सेंटर हो गया, ऐसे समझ लो, फोर्स की डायरेक्शन में इसका सेंटर हो गया यहाँ। तो अब ये क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? फोर्स की डायरेक्शन, जहाँ पे भी फोर्स होता है फोर्स की डायरेक्शन में सेंटर, तो यहाँ सेंटर हो गया इसका, कहीं यहाँ हो गया बीच, तो अब ये यहाँ से ऐसे घूमेगा। अब इस तरीके का आपके पास सोलेनोइड है, बीच में एक्सिस, ये है सोलेनोइड,
सोलेनोइड। पार्टिकल यहाँ से चला, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स है, इधर की डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में यहाँ इसका कहीं सेंटर होगा और ये ऐसे सर्किल में घूमेगा। हम चाहते हैं कि ये सर्किल में तो घूमे पर सोलेनोइड से ना टकराए। अब ये सोलेनोइड जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा सोलेनोइड, तो ये यहाँ से जब ऐसे घूमेगा तो सोलेनोइड से ना टकराए, तो मतलब ये यहाँ से ऐसे घूमेगा पर ये सोलेनोइड से ना टकराए, ऐसे ऐसे। तो ऐसे समझो, ये सोलेनोइड है, ये बीच में एक्सिस है, यहाँ से पार्टिकल चला, घुसा, बाहर की तरफ फोर्स लगा, बाहर की तरफ फोर्स लगने की वजह से वो सर्कल में घूमने लगा। बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ वेलोसिटी है ऐसे, और इस तरफ फोर्स लगा, तो ऐसे करके ऐसे वो घूमना शुरू हो गया, क्योंकि उस पर लगातार सेंटर की तरफ फोर्स लगता रहेगा, तो ऐसे घूमना शुरू। तो यहाँ से ये सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे। हम चाहते हैं कि ये इस ऊपर वाली सरफेस से ना टकराए, तो मतलब आप ऐसे समझो कि ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसकी जो रेडियस है r, वो उसका डबल करो यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई 2r, ये हो गई 2r। तो ये 2r उसका जो डायामीटर है इस सर्कल का, जिस सर्कल में वो घूम रहा है उसका डायामीटर 2r, और इस सोलेनोइड की रेडियस, ये तो सोलेनोइड की रेडियस, ये देखो सोलेनोइड ऐसे है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की ये सोलेनोइड की रेडियस है r, ये बराबर होंगे तो वो नहीं टकराएगा, या कम होंगे, 2r की वैल्यू r से कम होगी तो भी नहीं टकराएगा। लेकिन अगर 2r की वैल्यू r से ज़्यादा हो गई, मतलब जिस सर्कल में वो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे उससे टकराएगा। तो अगर सर्कल छोटा बनाएगा तो इस सोलेनोइड की सरफेस से नहीं टकराएगा ऐसे। लेकिन ऐसे समझो, ऐसे ये सोलेनोइड की सरफेस वो ऐसे घूम रहा है, तो अगर वो बीच में घूमेगा उसकी सरफेस से नहीं टकराएगा ऐसे। तो उसके सर्कल का जो डायामीटर है, ये ऐसे घूम रहा है, उसका डायामीटर इस सोलेनोइड की रेडियस से छोटा होना चाहिए। तो इसका डायामीटर कितना बन रहा है 2r, ठीक है। अगर बराबर भी हो गया तो भी नहीं टकराएगा, बाउंड्री कंडीशन है, नहीं टकराएगा। लेकिन अगर इससे बड़ा हो गया तो टकरा जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ना टकराए, तो इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड से अगर उसको छोड़ा जाए तो भी उसका जो डायामीटर है, जिस सर्किल में वो घूम रहा है पार्टिकल, उसका डायामीटर उसकी रेडियस के लगभग बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो टकरा जाएगा। तो 2r की वैल्यू स्मॉल r के इक्वल आ गए। अब 2r की वैल्यू, r की वैल्यू इसकी रेडियस, तो ये रेडियस का फॉर्मूला है इसका, ये रेडियस का फॉर्मूला है। तो mv बटे में 2mv बटे qb इक्वल्स टू में स्मॉल r। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल लो v की वैल्यू, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो qbr अपॉन में 2m। यही है वो स्पीड जिस स्पीड से आप इसको इसके अंदर भेजोगे। अब b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ, b की वैल्यू क्या निकाली थी, म्यू नॉट ni, उठा के ये रख दो, तो आंसर आ गया q क्या था, q तो q ही था, मास m था, तो q b की वैल्यू म्यू नॉट ni और इनटू में r इसकी रेडियस और अपॉन में 2, यही हमारा आंसर हो गया। r आपकी रेडियस हो गई किसकी, हाँ ये रही r रेडियस, ये किसकी रेडियस है, ये सोलेनोइड की रेडियस है। ठीक है जी, तो बहुत आसान था सवाल, पर थोड़ा सा सोचने वाला था। 3D में आपको ये सोचनी पड़ेगी फिगर कि एक सोलेनोइड है ऐसे ऐसे, बीच में से एक्सिस जा रही है, वहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, पार्टिकल को ऐसे छोड़ा गया, तो v क्रॉस b के हिसाब से v क्रॉस b इधर लगा फोर्स उसको लगेगा, तो जैसे ही फोर्स उस पर लगेगा तो आप खुद से सोचो, ऐसे पार्टिकल है, ऐसे छोड़ा गया ऐसे, तो फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगा, तो सामने बन गया उसका सेंटर, और अब वो उसमें घूम रहा है ऐसे, तो फोर्स लगेगा, वेलोसिटी, फोर्स, और इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला है, 3D में सोचेंगे तब जाके आप इसको कर पाएंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक चेंज हो चुका है। अभी तक हमने जो सवाल लगाए थे वो सारे के सारे सवाल थे जिनमें आपका एक पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है v स्पीड के साथ, v वेलोसिटी के साथ, तो वो वहाँ पे सर्किल में घूमेगा, कभी सीधा चलेगा, कभी हेलिकल पाथ पे घूमेगा। तो कुल मिला के उस टॉपिक के क्वेश्चंस हो चुके हैं।
जब एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। वो टॉपिक के बहुत सारे सवाल लगा लिए हमने। अब क्वेश्चन नंबर 18, इसके जो सवाल हैं ये बायो-सेवर्ट लॉ जो हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, या ये कह लीजिए जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे क्वेश्चंस वो हमें पता होने चाहिए। लॉजिकल क्वेश्चंस है वो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ, तो वो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहला सवाल है फर्स्ट क्वेश्चन। चलो पहले उसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कहा डिफाइन द करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है? देखो आपको मैं बताऊं, बायो-सेवर्ट लॉ को जब लिखा गया, बायो-सेवर्ट लॉ को दिया गया, तो उसमें एक टर्म यूज की गई करंट एलिमेंट। वो क्या होता है? मान लीजिए ये कोई वायर है, इस वायर में चल रहा है भाई साहब करंट, ठीक है। तो इस पे आपको एक छोटी सी लेंथ सेलेक्ट करनी है। ये लेंथ, चलती हुई करंट की वायर में एक छोटी सी लेंथ सेलेक्ट करनी है। वो लेंथ है DL, ठीक है। और उसको एक डायरेक्शन देते हैं हम। DL तो बहुत छोटा है, ठीक है। और उसमें अगर हम करंट की मल्टीप्लाई कर दें, ये DL क्या है, इस वायर पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, छोटी सी लेंथ ले ली हमने, इस पूरी वायर पे एक छोटी सी लेंथ DL, और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें करंट की, तो तब बन जाता है ये करंट एलिमेंट, ठीक है। तो अगर DL वेक्टर में हम छोटे से DL वेक्टर कौन सा है, ये छोटी सी लेंथ डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन किधर लेनी है हमेशा, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो ये DL वेक्टर हो गया, और उसमें I की मल्टीप्लाई कर दो तो IDL वेक्टर बन गया करंट एलिमेंट। तो बायो-सेवर्ट लॉ को जब लिखा गया तो उसमें करंट एलिमेंट से ही मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया गया कि भाई इस पूरी वायर से नहीं, इस छोटी सी वायर का ये छोटा सा हिस्सा, और इसमें करंट की मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया करंट एलिमेंट। इससे R डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, DB वेक्टर, तो ये डिफाइन किया गया बायो-सेवर्ट लॉ से। अब आगे पूछा है इन्होंने नेक्स्ट में ही, राइट द फॉर्मूला ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, यहीं का यहीं लिख देता हूँ, इन वेक्टर फॉर्म। तो बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसमें क्या लेते हैं हम, सबसे पहले वायर है, उस पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया हमने IDL, और उसके सेंटर से, इस एलिमेंट के सेंटर से R डिस्टेंस पे, ये R वेक्टर बना लो, R डिस्टेंस दूर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, तो वो उसकी वेक्टर फॉर्म होती है DB वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4π, और ये बन जाएगी आपकी I इंटू में DL क्रॉस R और अपॉन में R क्यूब, ये होता है आपका अपॉन में R क्यूब, DL क्रॉस R, यहाँ से अंदर, यहाँ से ऐसे, हाँ ठीक है, और अपॉन में R क्यूब। ये है हमारा करंट एलिमेंट का फॉर्मूला, वो उसका सॉरी बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। जब हम वेक्टर हटाते हैं इन पे से, DL क्रॉस R को खोल के लिखते हैं, तो तब आता है ये μ0/4π, सिर्फ फिर DB की वैल्यू लिखते हैं, डायरेक्शन छोड़ देते हैं, तो ये आ जाता है I। DL क्रॉस R को खोल के लिखोगे तो ये आ जाएगा DL इंटू में R इंटू इनके बीच का एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो साइन थीटा। ये तो पता है ना आपको, अगर A क्रॉस B कहीं लिखा हुआ है तो उसको लिखा जा सकता है AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। तो ऐसे ही DL क्रॉस R को लिख सकते हैं DL R साइन थीटा, और बटे में R क्यूब, एक R से एक R कट जाएगा, तो ये आ जाएगा μ0/4π IDL साइन थीटा बटे में R²। तो भाई साहब ये है हमारा बायो-सेवर्ट लॉ इन स्केलर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म, और ये है स्केलर फॉर्म। तो ये था जी आपके दो फॉर्म, तो दोनों हो गई आपकी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर इसके बाद राइट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ μ0, μ0 की यूनिट और डायमेंशन बताइए। तो इसको बताने के लिए आपको पहले से नोट करो, देखो मैं इधर हो जाता हूँ, कर लिया, चलो हटा रहा हूँ। इसको बताने के लिए आपको
थर्ड, आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, म्यू नॉट की डायमेंशन बतानी है। फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला भी आप पढ़ के आए हो पिछले टॉपिक में, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये पढ़ के आए हो। साइन थीटा भी होता था सर, हाँ तो वो तो कोई बात नहीं, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो F इज इक्वल टू क्यू वी भी हो जाता है, ये फॉर्मूला था। इसमें F था फोर्स, Q था चार्ज, V थी वेलोसिटी और B था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन हमें तो सर म्यू नॉट की डायमेंशन चाहिए, म्यू नॉट की यूनिट लिखनी है, तो उसके लिए बायो सेवर्ट लॉ भी यूज़ किया जा सकता है, और जी और मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, बायो सेवर्ट लॉ से ही निकालते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, इसमें करंट चल रहा है, सर्कुलर वायर है, इसमें करंट चल रहा है, तो इसके सेंटर पे कितना फील्ड होगा? तो वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये होता है आपका। तो ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ये फॉर्मूला है आपके पास, यहां से म्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब हमें म्यू नॉट की वैल्यू निकाल के उसकी डायमेंशन निकालनी है, पर बी की कहाँ से लाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो बी का फॉर्मूला हो जाता है F बटे क्यू वी। एफ की डायमेंशन, पहले डायमेंशन लिखूंगा फिर यूनिट अपने आप आ जाएगी। एफ की डायमेंशन हो जाएगी, या एक काम करो ना यार, बी की डायमेंशन लिखने के लिए यूनिट बाद में निकालूंगा, पहले डायमेंशन। एफ की डायमेंशन ML T-2 और अपॉन में क्यू क्या था? चार्ज का फॉर्मूला होता था करंट इनटू टाइम, करंट की डायमेंशन A, टाइम की T, तो क्यू की हो गई AT, वो लिखो AT, इनटू में V वेलोसिटी की LT-1, अब L से L कट गया, ये T-1 से T+1 कट गया, A है ऊपर चला जाएगा, तो MT-2A-1, लो जी, ये बन गया आपका B का डायमेंशन। चेक करो सही है कि नहीं है। F तो लिख दिया मैंने, ML-T-2 बिल्कुल करेक्ट है, Q AT और V स्पीड LT-1, ठीक है। T-1 T+1 कट गए, A और L बचे, L से L कट गया, A ऊपर चला गया, हाँ यही बचा, तो MT-2A-1, ठीक है। अब मैं यहाँ से म्यू नॉट की अगर वैल्यू निकालूँ तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करूँगा, 2BR अपॉन में I। चलो, 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, वो तो नंबर है। B की डायमेंशन अभी निकाली हमने, ये रही MT-2A-1 इनटू में R क्या है यहाँ पे? रेडियस, इसकी रेडियस होती थी R, तो चलो R हो गया L, और अपॉन में I क्या है? A क्या है आपका? तो A है हमारा करंट की डायमेंशन, ऊपर ले जाओ तो ये बन गया ML-T-2A-, ऊपर जाएगा तो -1 पहले से है, एक नीचे से चला गया, -2 हो जाएगा, ये बन गई आपकी म्यू नॉट की डायमेंशन। तो बिल्कुल इजी है, म्यू नॉट की डायमेंशन निकालना बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो डायमेंशन निकाल, अच्छा सर अब इसकी यूनिट लिखें तो यूनिट भी इसी फॉर्मूले से लिखी जा सकती है। ये म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आया? 2BR अपॉन में I। तो भाई साहब अगर यूनिट लिखे, यूनिट, तो यूनिट कितनी आएगी इसकी? तो यूनिट आएगी इसकी B, 2 की कोई यूनिट नहीं होगी, 2 तो कांस्टेंट है, B की टेस्ला, R रेडियस, इनटू में मीटर, और अपॉन में करंट हो गया एम्पियर, ये इसकी भाई साहब यूनिट हो गई, टेस्ला इनटू मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये सवाल आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3, 3 सवाल हो गए इसमें, एक तरीके से यूनिट और डायमेंशन दोनों हमने लिख दी, ठीक है। अब इसमें लास्ट जो क्वेश्चन बचता है हमारा वो है राइट ऑल द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के भाई साहब जितने पॉसिबल सोर्स हो सकते हैं सारे बताने हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उसके सोर्स क्या है, कहाँ से वो पैदा होता है।
तो आप लोगों को पता होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको कि मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ कहाँ से जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले पहला सोर्स, क्वेश्चन नंबर 4, 18 क्वेश्चन का 4th पार्ट। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे देखने को मिलता है? तो सर सबसे आसान सा पॉइंट है, किसी मैग्नेट के चारों तरफ। मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेट लीजिए, उसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और उसके जो चारों तरफ का एरिया होता है, उसके चारों तरफ का स्पेस होता है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा उसके लिए जो सोर्स अवेलेबल है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे पैदा होता है? तो भाई मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का सबसे आसान सोर्स हो गया। लेकिन आपको बताऊं इससे भी आसान, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते। वो क्या है? ये तो हो गया इसका फर्स्ट सोर्स, पहला सोर्स। फिर दूसरा सोर्स क्या है इसका? दूसरा सोर्स है वायर। वायर, वायर में मैग्नेटिक फील्ड होता है? नहीं नहीं नहीं, वायर में जब करंट चलता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा सोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे पैदा होता है? तो पहला सोर्स है मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, और दूसरा सोर्स है किसी करंट कैरिंग वायर। ये है करंट कैरिंग वायर। तो किसी भी जिसमें करंट है उस वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड। और कहीं? अब ज्यादातर को यही पता होते हैं दो बस, कि मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, मतलब जिसमें करंट चल रहा है वो करंट कोई वायर में ही ना चले, चाहे किसी भी बॉडी में करंट चल रहा हो, अगर उसमें करंट चल रहा है तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दो हो गए, दो सोर्स हो गए। ये इसका सेकंड सोर्स है। करंट कहाँ मिलेगा? दो जगह मिलेगा, मैग्नेट के चारों तरफ और करंट, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा? तो दो जगह मिलेगा, मैग्नेट के चारों तरफ और करंट कैरिंग वायर के या करंट एलिमेंट के चारों तरफ। ठीक है। और कहीं होता है? हाँ, एक तीसरा भी होगा, वो आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। एक जगह और होता है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब वो टाइम वेरिंग है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है और लगातार टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी कम है, फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, बदल रहा है, मतलब लगातार बदल रहा है। कम हो रही हो चाहे ज़्यादा हो रही है उससे कोई मतलब नहीं, बदल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार बदल रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है तो वहां पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर तुरंत उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है। इंड्यूस्ड का मतलब हुआ वो बाद में पैदा हुआ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, इसलिए उसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इंड्यूस्ड का मतलब होता है जो पैदा हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है उसके अंदर। तो तीन सोर्स हो गए, ये इसका थर्ड सोर्स है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के तीन सोर्स होते हैं। पहला, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। करंट, जिसकी भी बॉडी के अंदर करंट चल रहा हो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और तीसरा सोर्स हो गया आपका, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। बायो सेवर्ट लॉ के अभी थोड़ा सा बेसिक से क्वेश्चन चलेंगे, दो चार, जिसमें आपकी कितने अच्छे से आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है वो आपका चेक किया जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 भाई साहब क्या बता रहा है हमको? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने चार स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है, चूज करना है। चलिए, पहला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की
जो डायरेक्शन होती है वो उसके पोजीशन वेक्टर के पैरेलल होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, but magnetic field does not follow. Magnetic field depends not only distance but also on the sign of angle between position vector and current element. ओके असल में ये सवाल थोड़ा सा अधूरा है। अधूरा क्या है इसमें? अब ये सवाल तो मैंने ही बनाया होगा, पर मेरे याद नहीं आ रहा कि ये किस स्टेटमेंट्स को लेके मैंने बनाया था, मतलब कौन सी सिचुएशन को यूज़ करके बनाया था। मैं थोड़ा सा एक बार याद करने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ बट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट फॉलो। Magnetic field depends not only distance but also on sign of angle between position vector and current element. पोजीशन वेक्टर, अच्छा ठीक है। देखो ये कुछ शायद इस तरह से मैंने बनाया हो। पहला अगर देखें, मान लीजिए ये हमारे पास एक चार्ज रखा है Q, और उससे R डिस्टेंस पे अगर हम देखें तो R डिस्टेंस पे अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस चार्ज को मान लेते हैं कि ये ओरिजिन पे रखा है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओरिजिन से इस तरफ, ये वाला वेक्टर जो बन जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा R वेक्टर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर इस प्लस चार्ज में से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे R और E आपस में पैरेलल हैं। तो ये पहले पॉइंट इसने बोला कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर। ये सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो उसके पोजीशन वेक्टर के पैरेलल होती है, जिस पॉइंट पर हम फील्ड निकाल रहे हैं। ये सवाल अधूरा है, थोड़ा अधूरा लिखा गया है मेरे से क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहना मैं शायद ये चाह रहा था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज पैरेलल टू इट्स पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट पर इसका जो, और जबकि उसमें भी ये शर्त है कि चार्ज जो है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, अगर तो चार्ज ओरिजिन पे रख रखा है हमने यहाँ, ठीक है, ये तब कह रहे हैं हम। तो ओरिजिन पे चार्ज मान लिया हमने, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पर सीधा पोजीशन वेक्टर खींच लिया ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर कैसे खींचते थे? मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन, और यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, तो ओरिजिन से सीधा यहाँ तक एक वेक्टर बना लो, इसको कहोगे पोजीशन वेक्टर R, ठीक है। अब चार्ज यहाँ पे रख दो, चार्ज रख दो यहाँ, प्लस चार्ज प्लस Q, तो प्लस Q में से क्या होगा, लगातार लाइन बाहर निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में जीरो एंगल, मतलब ये इसके पैरेलल है, E और R आपस में पैरेलल है। तो यही बात बोली इसने, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर। पर ये थोड़ा सा अधूरा है, मैं इसको सही करके जरूर लिखूंगा उसमें शीट में, पर मैंने आपको बता दिया अपना पॉइंट कि मैं इसको कैसे कहना चाहता था, ठीक है। फिर आपसे बोला कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर। अगर इसी सिचुएशन को देखें तो इसमें एंटी पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही नहीं, किसी रुके हुए चार्ज की वजह से कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। अच्छा, फिर आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो फर्स्ट वाले में भी एक और पॉइंट हो सकता है कि फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, चार्ज ये नेगेटिव हुआ अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट में होगी, अपोजिट में होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम करेक्ट मान ले, नहीं मान सकते, क्योंकि उसने कहा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर। पैरेलल होगा हमेशा, पैरेलल भी होगा, एंटी पैरेलल भी तो हो सकता है। अगर प्लस चार्ज है तो पैरेलल होगा,
और माइनस चार्ज है तो एंटी पैरेलल होगा, तो इसको हम ठीक नहीं मान सकते। ठीक है, फिर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी, तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही नहीं, किसी चार्ज में से मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं निकलता। जब चार्ज चलता है करंट बनता है, और करंट बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो तो है नहीं भाई, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ बट मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट फॉलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, हाँ करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। हाँ, ये जो डिस्टेंस है r, इसका स्क्वायर और इसका इनवर्स 1/r² है ना, इनवर्स का मतलब होता है 1/, तो 1/r² को के प्रोपोर्शनल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसको फॉलो नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता, क्या करता है भाई? वो भी करता है। कैसे? अगर हम वायर देखें और किसी वायर में से एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, आइडियल एलिमेंट, तो उससे r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है dB, तो वो कितनी होती है? वो होती है, छोटा सा एलिमेंट, तो वो μ0/4π I इंटू dl/r² इंटू साइन थीटा, ये होती थी आपकी। तो ये भी एक तरीके से आपका गलत हो गया। अब क्योंकि ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करता है, हाँ करता है, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता, नहीं भाई वो भी कर रहा है। देखो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो dB की जो वैल्यू है 1/r² के प्रोपोर्शनल, लेकिन ये dB का छोटा वैल्यू है। अगर इसको पूरा निकालेंगे इंटीग्रेट करके तो फिर r के प्रोपोर्शनल होगा, फिर r के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब यहां से तीसरा हो गया आपका, ये भी इनकरेक्ट हो गया कि ये डज नॉट फॉलो। कहा इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फॉलो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता, तो मैग्नेटिक फील्ड भी करता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स नॉट ओनली डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड केवल डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि साइन ऑफ एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट, उस पर भी डिपेंड करता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, हाँ कर रहा है, और साथ में साइन थीटा पे डिपेंड करता है। वो रहा, ये बोला ना साइन ऑफ एंगल, इसको कहेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है। ये हमारा सही है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है, मैं जो बात अपनी कहना चाहता था वो पूरी तरीके से मैं लिख नहीं पाया इसमें। अब या तो मैं किसी और चीज़ से सोच रहा था, क्या सोच रहा था एग्जैक्टली मेरे भी याद नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको सही करूँगा जब आपको ये चीज़ें, मतलब ये शीट जो है अपलोड करूँगा आपके सामने, तो मैं इसको सही करूँगा। बाकी आज यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं, कल आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगे रहिए, लगातार करते रहिए, आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है, आपको बहुत बढ़िया से फ़ायदा। और कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जिससे कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में भी आए, और दूसरी बात यह है कि आप लोग उसको नोट भी कर लें और साथ में प्रैक्टिस करें। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें और फिर आगे। ठीक है, और बाकी कमेंट कर दिया करो यार, ताकि तभी। ठीक है, चलिए बाकी कल मिलते हैं। ओके। और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है तो वो कमेंट में ज़रूर लिख दिया करो। ठीक है, उसको मैं ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कल करते हैं बाकी।